नमस्कार साधकों, आप देख रहे हैं गुप्त रहस्य मंदिर, वो स्थान जहां रहस्य कहानी नहीं होते बल्कि चेतना के द्वार होते हैं। आज का ये वीडियो कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये एक ऐसा सत्य है जिसे जानने के बाद आप ब्रह्मांड को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब न टेलीस्कोप थे न गणितीय समीकरण, तब हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, समय की गति और चेतना के रहस्य कैसे जान लिए? क्या ये सिर्फ कल्पना थी या कोई ऐसा विज्ञान जो आज भी आधुनिक कॉस्मोलॉजी को चुनौती दे रहा है? वेद कहते हैं सृष्टि एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। ब्रह्मांड कोई निर्जीव वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है जो सांस लेती है, फैलती है और फिर स्वयं में लय हो जाती है। आज का विज्ञान भी यही कह रहा है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, समय स्थिर नहीं है और वास्तविकता पर्यवेक्षक पर निर्भर करती है। तो सवाल ये है कि क्या आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे वेदों की ओर लौट रहा है? और क्या वेद केवल धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि एक कॉस्मिक मैप है जिसे समझने की भाषा हम अब दोबारा सीख रहे हैं? इस वीडियो में हम वेदों के ब्रह्मांडीय सिद्धांत को आधुनिक कॉस्मोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स और मल्टीवर्स थ्योरी के साथ जोड़कर समझेंगे। हम जानेंगे कि हिरण्यगर्भ और बिग बैंग में क्या समानता है, वैदिक समय चक्रीय क्यों है, लोक क्या वास्तव में दूसरे आयाम हैं, और क्यों चेतना आज भी विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। ये वीडियो आस्था नहीं मांगता, ये आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो केवल जवाब नहीं बल्कि सत्य की खोज करते हैं, तो ये यात्रा आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हर भाग आपके भीतर और ब्रह्मांड के बीच छिपे उस सेतु को उजागर करेगा जिसे हम भूल चुके हैं। गुप्त रहस्य मंदिर में आपका स्वागत है, जहां रहस्य उजागर नहीं किए जाते बल्कि जगाए जाते हैं। पार्ट 1, वैदिक ब्रह्मांड, एक रहस्यमय शुरुआत। जब आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करता है तो वो हमें बिग बैंग थ्योरी तक ले जाता है। एक ऐसा क्षण जब पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत सूक्ष्म, असीम ऊर्जा से भरे बिंदु में सिमटा हुआ था। न स्थान था, न समय, न दिशा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही प्रश्न, सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, आज से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पहले वैदिक ऋषियों ने भी पूछा था। और उन्होंने जो उत्तर दिया वो आज भी वैज्ञानिकों को चौंका देता है। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त किसी ईश्वर की महिमा से नहीं बल्कि एक गहरे संदेह से शुरू होता है। ऋषि कहते हैं, जब न अस्तित्व था न अनस्तित्व, न आकाश था न पृथ्वी, न मृत्यु थी न अमरता, तब क्या था? यह कोई धार्मिक कथा नहीं है, ये मानव इतिहास का शायद सबसे प्राचीन कॉस्मोलॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ ऋषि ये दावा नहीं करते कि उन्हें सब पता है। वे उल्टा कहते हैं, शायद सृष्टि का रचयिता भी नहीं जानता कि यह कैसे प्रकट हुई। सोचिए, हजारों साल पहले ऐसा बौद्धिक साहस। आधुनिक कॉस्मोलॉजी भी आज उसी बिंदु पर आकर रुक जाती है। वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था ये अभी अज्ञात है। स्पेस और टाइम स्वयं बिग बैंग के साथ उत्पन्न हुए। इससे पहले जैसा कोई शब्द अर्थहीन हो जाता है। यही बात वेद पहले ही कह चुके थे, जहां समय नहीं वहां कारण कार्य की भाषा काम नहीं करती। वेदों में ब्रह्मांड को किसी एक दिन में बना हुआ ढांचा नहीं माना गया बल्कि एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। यहाँ सृष्टि कोई घटना नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। आधुनिक विज्ञान जहाँ ब्रह्मांड को पदार्थ से शुरू करता है, वहीं वेद चेतना से। यही सबसे बड़ा अंतर है और सबसे गहरा रहस्य है। आज के वैज्ञानिक ये खोज रहे हैं कि ब्रह्मांड के नियम इतने सटीक क्यों हैं, क्यों फिजिकल कांस्टेंट जरा सा बदल जाएं तो जीवन असंभव हो जाए। इसे वे कहते हैं फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स। वेद इसे संयोग नहीं मानते। वे कहते हैं ये ब्रह्मांड किसी अंधी दुर्घटना का परिणाम नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित चेतन क्रम का विस्तार है। नासदीय सूक्त में एक और आश्चर्यजनक बात है। ऋषि कहते हैं सृष्टि की शुरुआत इच्छा से हुई। संस्कृत में इसे कहते हैं काम, लेकिन ये वासना नहीं बल्कि डिजायर टू मैनिफेस्ट है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा का मूल गुण है एक्सपेंशन, फैलना, यानी कुछ बनने की आकांक्षा।
क्या ये वही इच्छा नहीं है जिसे ऋषि काम कहते हैं? यहां से एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। वेद ईश्वर को कोई मानव जैसा निर्माता नहीं बताते, बल्कि एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस के रूप में देखते हैं, ऐसी चेतना जो स्वयं को अनुभव करने के लिए ब्रह्मांड बनाती है। आज के वैज्ञानिक इसे अलग शब्दों में कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्स। इसीलिए वेदों को अगर केवल बिलीफ सिस्टम कहा जाए तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। वेद एक एग्जिस्टेंशियल एक्सप्लोरेशन है, अस्तित्व को समझने का प्रयास। यहाँ प्रश्न पूछना पाप नहीं, बल्कि साधना है। संदेह को दबाया नहीं जाता, बल्कि उसे ब्रह्मांड के द्वार तक ले जाया जाता है। पार्ट 2, हिरण्यगर्भ और बिग बैंग थ्योरी। जब वैदिक ऋषियों ने सृष्टि की उत्पत्ति पर चिंतन किया तो उन्होंने किसी राजा जैसे ईश्वर की कल्पना नहीं की जो आकाश में बैठकर ब्रह्मांड बना रहा हो। इसके बजाय उन्होंने एक अत्यंत गूढ़ और वैज्ञानिक अवधारणा दी, हिरण्यगर्भ। ऋग्वेद में कहा गया है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, अर्थात सृष्टि के आरंभ में एक स्वर्णिम गर्भ था जिससे सब कुछ प्रकट हुआ। यह स्वर्णिम गर्भ कोई भौतिक अंडा नहीं था, बल्कि चेतना और ऊर्जा की वो अवस्था थी जिसमें पूरा ब्रह्मांड संकुचित रूप में समाया हुआ था। अब इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझिए। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई, एक ऐसा बिंदु जहां अनंत घनत्व और अनंत ऊर्जा थी। उस अवस्था में स्पेस और टाइम का कोई अस्तित्व नहीं था। फिजिक्स के नियम भी वहां काम नहीं करते। ये सुनकर एक प्रश्न उठता है, अगर उस अवस्था में न स्थान था न समय, तो फिर वो बिंदु क्या था? विज्ञान ईमानदारी से स्वीकार करता है कि वो अभी भी इस प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं जानता। यहीं पर हिरण्यगर्भ की अवधारणा एक नई रोशनी डालती है। वेद कहते हैं कि हिरण्यगर्भ ऊर्जा प्लस चेतना की संयुक्त अवस्था थी, यानी ये केवल पदार्थ नहीं था, बल्कि एक अवेयर पोटेंशियल था, ऐसी संभावना जो स्वयं को जानती थी। आधुनिक कॉस्मोलॉजी में अब कुछ वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि ब्रह्मांड केवल मैकेनिकल सिस्टम नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन बेस्ड रियलिटी है। क्वांटम फिजिक्स में इसे क्वांटम इंफॉर्मेशन फील्ड कहा जाता है। हिरण्यगर्भ और सिंगुलैरिटी के बीच सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों में सब कुछ एक में समाया हुआ है। न अलग अलग ग्रह, न तारे, न आकाश गंगाएं, सब कुछ एक ही स्रोत में। वेद इसे बीज अवस्था कहते हैं। जैसे एक छोटे से बीज में पूरा विशाल वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही हिरण्यगर्भ में पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ था। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में सारी गैलेक्सीज, सारी एनर्जी, सारे लॉज सब एक ही बिंदु में समाहित थीं। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। वेद कहते हैं कि हिरण्यगर्भ स्वर्णिम था। ये रंग प्रतीकात्मक है। स्वर्ण का अर्थ है शुद्ध ऊर्जा, उच्च कंपन, हाई फ्रीक्वेंसी। आज विज्ञान भी मानता है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड अत्यंत उच्च ऊर्जा अवस्था में था। टेम्परेचर इतना अधिक था कि कोई भी परमाणु, कोई भी कण स्थिर नहीं रह सकता था। सब कुछ शुद्ध ऊर्जा था। ये वही अवस्था है जिसे वेद स्वर्णिम कहते हैं। अब सवाल उठता है, ये सब ऋषियों को कैसे पता था? उनके पास न पार्टिकल एक्सेलरेटर्स थे, न स्पेस टेलीस्कोप्स। इसका उत्तर वेद स्वयं देते हैं। ऋषि ब्रह्मांड को बाहर से नहीं, अंदर से देख रहे थे। उनकी प्रयोगशाला ध्यान थी, साधना थी और चेतना की गहराइयां थीं। आज न्यूरोसाइंस भी ये मानने लगी है कि मानव चेतना में ऐसी क्षमताएं हैं जो रियलिटी को सीधे अनुभव कर सकती हैं, बिना इंद्रियों के। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। स्पेस फैलने लगी, एनर्जी ने मैटर का रूप लिया और धीरे धीरे स्टार्स और गैलेक्सीज बने। वेद इस प्रक्रिया को कहते हैं सृष्टि का प्रस्फुटन। हिरण्यगर्भ फूटता नहीं, बल्कि प्रकट होता है। ये कोई विस्फोट नहीं, बल्कि एक अनफोल्डिंग है। कुछ वैज्ञानिक भी अब बिग बैंग को एक्सप्लोजन नहीं, बल्कि एक्सपेंशन मानते हैं, एक शांत लेकिन शक्तिशाली विस्तार। वेदों में यह भी कहा गया है कि हिरण्यगर्भ स्वयं में सीमित नहीं था, वो अनंत संभावनाओं से भरा था। यही कारण है कि ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी इसे डार्क एनर्जी के प्रभाव से जोड़ती है, एक रहस्यमयी शक्ति जो ब्रह्मांड को लगातार विस्तार की ओर धकेल रही है। क्या ये वही शक्ति नहीं है जिसे वेदों में प्राण या शक्ति कहा गया? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वेद विज्ञान को नकारते नहीं हैं, बल्कि उसे गहराई देते हैं। जहाँ विज्ञान मापता है, वेद अनुभव कराते हैं। जहाँ विज्ञान कैसे पूछता है, वेद क्यों पूछते हैं।
हिरण्यगर्भ और सिंगुलैरिटी दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं, बस भाषा अलग है। 3. ब्रह्मांड की श्वास, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। अब तक हमने देखा कि वेद ब्रह्मांड की शुरुआत को किसी अचानक हुए विस्फोट के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतन स्रोत हिरण्यगर्भ के प्रकट होने के रूप में देखते हैं। लेकिन वैदिक दृष्टि यहीं नहीं रुकती। वेद कहते हैं कि ब्रह्मांड केवल एक बार बना और फिर स्थिर हो गया, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड जीवित है और हर जीवित वस्तु की तरह वो सांस लेता है। यही वो गूढ़ रहस्य है जिसे वेद सृष्टि, स्थिति और प्रलय के रूप में समझाते हैं। वैदिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर चक्र है। पहले सृष्टि होती है जब ब्रह्मांड प्रकट होता है, फिर स्थिति जब वो संतुलन में रहता है, और अंत में प्रलय जब सब कुछ पुनः अपने मूल स्रोत में विलीन हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारी सांस बाहर जाती है, ये सृष्टि है। सांस रुकती है, ये स्थिति है। और सांस भीतर जाती है, ये प्रलय है। ब्रह्मांड की ये सांस अनंत काल से चल रही है। आधुनिक कॉस्मोलॉजी भी अब कुछ ऐसा ही कहने लगी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये वही अवस्था है जिसे वेद सृष्टि का विस्तार कहते हैं। लेकिन विज्ञान ये भी मानता है कि ये विस्तार हमेशा एक जैसा नहीं रहा। कभी ये धीमा था, कभी तेज। आज हम डार्क एनर्जी की बात करते हैं, जो इस विस्तार को तेज कर रही है। स्थिति की अवस्था को समझना और भी रोचक है। वेद कहते हैं कि स्थिति वो समय है जब ब्रह्मांड स्थिर दिखाई देता है, लेकिन भीतर से गतिशील रहता है। ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। आज खगोल शास्त्र में हम देखते हैं कि गैलेक्सीज गुरुत्वाकर्षण के संतुलन में टिकी हुई हैं। तारे जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की समग्र संरचना बनी रहती है। ये वही स्थिति अवस्था है जिसे वैदिक दृष्टि ने हजारों साल पहले पहचाना था। अब आते हैं सबसे रहस्यमय चरण पर, प्रलय। आमतौर पर लोग प्रलय को विनाश समझते हैं, लेकिन वेद ऐसा नहीं कहते। प्रलय का अर्थ है लय में विलीन होना। जैसे संगीत में सभी सुर अंत में मौन में विलीन हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान में भी ब्रह्मांड के संभावित अंत को लेकर कई सिद्धांत हैं। हीट डेथ, बिग क्रंच और बिग बाउंस। इनमें से कई वैज्ञानिक अब ये मानते हैं कि शायद ब्रह्मांड पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, बल्कि किसी रूप में पुनः आरंभ होगा। यही अवधारणा वेदों में पहले से मौजूद है। वे कहते हैं कि हर प्रलय के बाद एक नई सृष्टि होती है। इसे आप साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी या ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी से जोड़ सकते हैं। ब्रह्मांड फैलता है, फिर सिकुड़ता है और फिर नए रूप में जन्म लेता है। ये कोई रेखीय यात्रा नहीं, बल्कि एक वृत्त है। एक और अद्भुत समानता देखिए। वेद कहते हैं कि ये सारा चक्र ईश्वर की सांस है। जब ईश्वर सांस बाहर लेता है तो ब्रह्मांड प्रकट होता है। जब सांस भीतर जाती है तो ब्रह्मांड लय में चला जाता है। आधुनिक फिजिक्स भी ये मानती है कि ब्रह्मांड में एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रलय विनाश नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। यहां एक गहरी बात समझने योग्य है। अगर ब्रह्मांड की सांस है तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड कोई निर्जीव मशीन नहीं है, ये एक लिविंग प्रोसेस है। आज कुछ वैज्ञानिक इसे लिविंग कॉस्मॉस कहने लगे हैं। वे मानते हैं कि ब्रह्मांड स्वयं को ऑर्गेनाइज करता है, स्वयं नियम बनाता है और स्वयं इवॉल्व करता है। ये वैदिक दृष्टि से बहुत मेल खाता है। मानव जीवन भी इसी ब्रह्मांडीय श्वास का प्रतिबिंब है। हम जन्म लेते हैं, जीते हैं और मरते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में समाप्त हो जाते हैं? वेद कहते हैं नहीं। जैसे ब्रह्मांड प्रलय के बाद फिर प्रकट होता है, वैसे ही चेतना रूप बदलती है। ये विचार आज भी विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है। ओम। पार्ट 4, समय, रैखिक नहीं, चक्रीय। अब तक हमने ये समझा कि वेद ब्रह्मांड को एक जीवित प्रक्रिया मानते हैं, जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय के चक्र में निरंतर चलता रहता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें एक और रहस्यमय तत्व को जानना होगा, समय। आधुनिक मानव समय को एक सीधी रेखा की तरह देखता है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। हमें लगता है कि समय आगे की ओर ही चलता है और कभी पीछे नहीं आता। लेकिन वैदिक दृष्टि इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। वेद और पुराणों में समय को काल कहा गया है
और काल को ईश्वर का भी रूप माना गया है। यहाँ समय कोई घड़ी की सुई नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति है। वैदिक ग्रंथ कहते हैं कि समय चक्रीय है, ये घूमता है, लौटता है और स्वयं को दोहराता है। इसी कारण वेदों में 4 युगों की अवधारणा मिलती है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। ये युग किसी कथा के पात्र नहीं, बल्कि चेतना के अलग अलग स्तर हैं। हर युग एक विशेष मानसिक और नैतिक अवस्था को दर्शाता है। सत्ययुग में चेतना शुद्ध होती है, समय धीमा प्रतीत होता है। जैसे जैसे युग आगे बढ़ते हैं, चेतना सघन होती जाती है और समय तेज महसूस होने लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आधुनिक जीवन में समय कितना तेज भागता हुआ लगता है? ये संयोग नहीं है। वैदिक दृष्टि कहती है कि कली युग में चेतना सबसे अधिक बिखरी हुई होती है, इसीलिए समय का अनुभव भी तेज होता है। अब इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह सिद्ध कर दिया कि समय कोई स्थिर या एब्सोल्यूट तत्व नहीं है। समय गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी समय हर किसी के लिए एक जैसा नहीं चलता। ये बात वेद पहले ही कह चुके थे। समय चेतना के अनुसार बदलता है। ब्लैक होल के पास समय लगभग रुक जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इवेंट होराइजन के समीप समय इतना धीमा हो जाता है कि बाहरी पर्यवेक्षक को ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। वेदों में भी कहा गया है, जहां चेतना स्थिर हो जाती है, वहां काल समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान की गहरी अवस्था में साधक को समय का आभास नहीं रहता। कुछ मिनट घंटे जैसे लगते हैं या घंटे कुछ मिनट जैसे। वेदों के अनुसार समय का सबसे छोटा चक्र क्षण है और सबसे बड़ा चक्र कल्प। एक कल्प में ब्रह्मांड की पूरी सृष्टि, स्थिति और प्रलय शामिल होती है। आधुनिक कॉस्मोलॉजी भी अब कॉस्मिक टाइम स्केल्स की बात करती है। अरबों वर्षों में ब्रह्मांडीय घटनाएं घटती हैं। ये मानव समय से बिल्कुल अलग पैमाना है, यानी समय का अनुभव पर्यवेक्षक पर निर्भर करता है। ठीक वही बात जो रिलेटिविटी कहती है। एक और रोचक तथ्य ये है कि वेदों में भविष्य को भी स्थिर नहीं माना गया। भविष्य संभावनाओं का क्षेत्र है। कर्म बदलने से भविष्य बदल सकता है। आज क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि रियलिटी पूरी तरह निर्धारित नहीं है। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक यूनिवर्स। हर क्षण कई संभावनाएं मौजूद होती हैं और पर्यवेक्षक की भूमिका तय करती है कि कौन सी संभावना वास्तविक बनेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि समय कोई कठोर तानाशाह नहीं है, बल्कि एक लचीला प्रवाह है। वैदिक ऋषि इसे नदी की तरह देखते थे, जो बहती है, घूमती है और कभी-कभी स्वयं में लौट आती है। आधुनिक विज्ञान भी अब समय को एक डायमेंशन मानता है, न कि केवल घड़ी से मापा जाने वाला मान। पार्ट 5, लोक, आयाम और मल्टीवर्स। अब तक हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसकी श्वास और समय की चक्रीय प्रकृति को समझा। अब हम उस विषय में प्रवेश कर रहे हैं जिसे सबसे अधिक गलत समझा गया है, लोक। जब भी वेद या पुराण 14 लोकों की बात करते हैं तो सामान्य धारणा ये बन जाती है कि ये स्वर्ग और नरक जैसी काल्पनिक जगहें हैं। लेकिन वैदिक दृष्टि में लोक कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि अस्तित्व के स्तर यानी प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं। ये अवधारणा आधुनिक विज्ञान की डिमेंशंस और मल्टीवर्स थ्योरी से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है। वेदों में 14 लोकों का वर्णन मिलता है: भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्य, और इनके नीचे के 7 लोक। ये लोक ऊपर नीचे भौगोलिक दिशा में नहीं है, बल्कि चेतना के कंपन यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्शियसनेस के अनुसार विभाजित हैं। जैसे रेडियो के अलग अलग चैनल एक ही स्थान पर मौजूद होते हैं लेकिन अलग फ्रीक्वेंसी पर, वैसे ही ये लोक एक ही ब्रह्मांड में सह अस्तित्व रखते हैं। आधुनिक फिजिक्स भी अब यही कह रही है। हमारे दैनिक अनुभव में हम केवल 3 स्पेशल डिमेंशंस और समय को अनुभव करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड में 10 या 11 डिमेंशंस हो सकती हैं जो हमारी इंद्रियों से परे हैं। ये डिमेंशंस कहीं दूर नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर मौजूद हैं, बस हम उन्हें परसीव नहीं कर सकते। ये ठीक वही बात है जो वेद लोकों के संदर्भ में कहते हैं। भूलोक वो स्तर है जहां भौतिक पदार्थ प्रधान हैं। ये वो लोक है जहां हम रहते हैं।
भूवरलोक और स्वरलोक उससे अधिक सूक्ष्म है, जहां ऊर्जा और चेतना का प्रभाव बढ़ता जाता है। यही कारण है कि स्वर्ग को सुख और प्रकाश का स्थान कहा गया है। यहाँ चेतना का कंपन ऊंचा होता है। वहीं नीचे के लोकों में चेतना अधिक सघन और भारी होती है, इसलिए उन्हें कष्ट का क्षेत्र कहा गया है। ये दंड की जगह नहीं, बल्कि वाइब्रेशनल स्टेट का परिणाम है। अब इसे मल्टीवर्स थ्योरी से जोड़ते हैं। आधुनिक कॉस्मोलॉजी में मल्टीवर्स का अर्थ है केवल एक ब्रह्मांड नहीं, बल्कि अनेक ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड के अपने नियम, अपने कॉन्स्टेंट्स और अपनी रियलिटी हो सकती है। वेद भी यही कहते हैं, अनेक ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड के भीतर अनेक लोक हैं। पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है कि ब्रह्मा भी अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड के सृष्टा हैं। यहाँ एक और गहरा रहस्य है। वेद कहते हैं कि लोकों के बीच यात्रा संभव है, लेकिन शरीर से नहीं, चेतना से। ध्यान, तपस्या और साधना के द्वारा ऋषि विभिन्न लोकों का अनुभव करते थे। आज न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी भी ये मानने लगी है कि चेतना अलग अलग स्टेट्स में रियलिटी को अलग ढंग से परसीव करती है। इसे कहते हैं ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है, मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इसके अनुसार हर निर्णय के साथ रियलिटी विभाजित हो जाती है और समानांतर संसार बनते हैं। ये विचार वैदिक लोक धारणा से बहुत मिलता जुलता है। फर्क बस इतना है कि विज्ञान इसे गणितीय भाषा में कहता है और वेद प्रतीकात्मक भाषा में। वेदों में स्वर्ग और नरक को स्थायी स्थान नहीं माना गया। ये अस्थायी लोक हैं जहां चेतना कुछ समय के लिए जाती है और फिर लौट आती है। यही कारण है कि कर्म बदलने से लोक बदल जाता है। आधुनिक शब्दों में कहें तो आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है कि आप किस रियलिटी को अनुभव करेंगे। पाठ 6, ब्रह्मांड और मानव शरीर का समानांतर। अब तक हमने ब्रह्मांड को एक विशाल, बहुआयामी चेतन व्यवस्था के रूप में समझा, लेकिन वैदिक ज्ञान यहीं रुकता नहीं। वेद एक साहसिक और क्रांतिकारी घोषणा करते हैं, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। इसका अर्थ है, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही मानव शरीर में भी है। यानी मानव शरीर कोई साधारण जैविक संरचना नहीं, बल्कि एक चलता फिरता लघु ब्रह्मांड, माइक्रोकॉज़म है। आधुनिक विज्ञान आज जिस सत्य को खोज रहा है, वेद उसे हजारों वर्ष पहले अनुभव कर चुके थे। आज बायोलॉजी और फिजिक्स में एक सिद्धांत उभर रहा है, माइक्रोकॉज़म इक्वल्स मैक्रोकॉज़म। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिन नियमों से आकाश गंगाएं चलती हैं, वही नियम परमाणुओं के भीतर भी काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वैसे ही घूमते हैं जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर। ये संयोग नहीं, बल्कि संरचनात्मक समानता है। वेद इसी समानता को चेतना के स्तर पर समझाते हैं। मानव शरीर में नाड़ियों का जाल है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये केवल नसें नहीं, बल्कि एनर्जी चैनल्स हैं। आधुनिक विज्ञान इन्हें नर्वस सिस्टम के रूप में समझता है, जहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का प्रवाह होता है। न्यूरोसाइंस मानती है कि हमारा पूरा अनुभव बायो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पर आधारित है। वेद कहते हैं, यही प्राण का प्रवाह है। प्राण वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में तारों और आकाश गंगाओं को गतिमान रखती है। हृदय को आज विज्ञान केवल एक पंप मानता है, लेकिन आधुनिक शोध दिखाता है कि हृदय का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिमाग से भी अधिक शक्तिशाली है। वेदों में हृदय को चेतना का केंद्र कहा गया है। जैसे ब्रह्मांड में कुछ मैसिव ऑब्जेक्ट्स गुरुत्वाकर्षण के केंद्र होते हैं, वैसे ही शरीर में हृदय एक ग्रेविटेशनल सेंटर ऑफ अवेयरनेस है। मस्तिष्क को आधुनिक विज्ञान इंफॉर्मेशन हब मानता है। अरबों न्यूरॉन्स मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जो लगातार सूचना का आदान प्रदान करता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा ब्रह्मांड में गैलेक्सीज के बीच इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड स्वयं एक कॉस्मिक ब्रेन की तरह कार्य करता है। वेद इस विचार को पहले ही स्वीकार कर चुके थे। वे कहते हैं कि ब्रह्मांड विराट पुरुष का शरीर है। चक्र प्रणाली इस समानांतर को और स्पष्ट करती है। मूलाधार से सहस्रार तक 7 प्रमुख चक्र हैं। हर चक्र एक विशेष चेतना स्तर और ऊर्जा आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आधुनिक साइकोलॉजी भी मानती है कि मानव चेतना कई लेवल्स में कार्य करती है, सर्वाइवल, इमोशन, इंटेलेक्ट, इंट्यूशन और ट्रांसेंडेंस। ये वही क्रम है जिसे चक्रों के माध्यम से समझाया गया है। आज विज्ञान ये मानने लगा है कि चेतना केवल दिमाग में सीमित नहीं है,
इसे कहते हैं नॉन लोकल कॉन्शियसनेस। कुछ प्रयोगों में पाया गया है कि सोच और भावना शरीर के बाहर भी प्रभाव डाल सकती है। वेद स्पष्ट कहते हैं, चेतना मूल तत्व है, शरीर और पदार्थ बाद में आते हैं। शरीर चेतना का उपकरण है, स्रोत नहीं। इसलिए जब वेद कहते हैं कि आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसका अर्थ यही है। जब आप अपने शरीर और मन को गहराई से समझते हैं, तो आप ब्रह्मांड के नियमों को भी समझने लगते हैं। यही कारण है कि ऋषि जंगलों में नहीं भागे थे, बल्कि भीतर की यात्रा पर निकले थे। पार्ट 7, चेतना, द मिसिंग लिंक ऑफ साइंस। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां आधुनिक विज्ञान बार बार आकर रुक जाता है। चेतना, कॉन्शियसनेस। आज के वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उम्र बता सकते हैं, आकाश गंगाओं की संरचना समझा सकते हैं, यहां तक कि ब्लैक होल के समीकरण भी लिख सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, हम सचेत कैसे हैं? सोचने, अनुभव करने और मैं हूं का एहसास आखिर आता कहां से है? यही प्रश्न वेदों का केंद्र है। वेद स्पष्ट कहते हैं, चेतना ब्रह्मांड की उपज नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड चेतना की उपज है। ये बात आधुनिक सोच के बिल्कुल विपरीत है। विज्ञान मानता है कि पहले पदार्थ बना, फिर जीवन आया और फिर चेतना विकसित हुई। लेकिन वेद कहते हैं, पहले चेतना थी, उसी चेतना में ऊर्जा और पदार्थ प्रकट हुए। इसे उपनिषदों में कहा गया है, प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। आज मॉडर्न कॉस्मोलॉजी और न्यूरोसाइंस में इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। सवाल ये नहीं कि दिमाग कैसे काम करता है, बल्कि ये है कि दिमाग में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल से अनुभव कैसे पैदा होता है। कोई भी वैज्ञानिक आज तक ये नहीं बता पाया कि कुछ न्यूरॉन्स की गतिविधि से मैं दुखी हूं या मैं खुश हूं जैसा अनुभव कैसे उत्पन्न होता है। क्वांटम फिजिक्स यहां एक नया द्वार खोलती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि सूक्ष्म स्तर पर रियलिटी तब तक निश्चित नहीं होती जब तक उसे कोई ऑब्जर्वर न देख ले। प्रसिद्ध डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब कोई पर्यवेक्षक नहीं होता तो कण तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे ही पर्यवेक्षण किया जाता है, वे कण बन जाते हैं, यानी देखने वाला रियलिटी को प्रभावित करता है। ये खोज पूरी वैज्ञानिक दुनिया के लिए एक झटका थी। वेद इस सत्य को हजारों साल पहले कह चुके थे। वे कहते हैं, दृष्टा के बिना दृश्य अधूरा है। चेतना केवल देखने वाली नहीं, बल्कि रचने वाली शक्ति है। ब्रह्मांड एक स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि चेतना के साथ संवाद में रहने वाली प्रक्रिया है। आज कुछ वैज्ञानिक इसे पार्टिसिपेटरी यूनिवर्स कहते हैं, ऐसा ब्रह्मांड जिसमें पर्यवेक्षक की भागीदारी अनिवार्य है। ऋषियों के लिए चेतना कोई दार्शनिक कल्पना नहीं थी, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव था। ध्यान और समाधि के माध्यम से वे चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव करते थे। आज साइकोलॉजी इन्हें ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहती है। मेडिटेशन, डीप फोकस और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पर हुए शोध ये संकेत देते हैं कि चेतना दिमाग तक सीमित नहीं है। कुछ वैज्ञानिक अब नॉन लोकल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, अर्थात चेतना स्थान और समय की सीमाओं से परे हो सकती है। ये वही बात है जो वेद आत्मा के बारे में कहते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न बंधी है, न सीमित। शरीर बदलता है, लेकिन चेतना बनी रहती है। अब इसे कॉस्मोलॉजी से जोड़िए। अगर चेतना मूल तत्व है, तो ब्रह्मांड एक कॉन्शियस सिस्टम हो सकता है। कुछ आधुनिक सिद्धांत जैसे पैनसाइकिज्म ये मानते हैं कि चेतना ब्रह्मांड के हर कण में किसी न किसी रूप में मौजूद है। ये विचार सुनने में नया लगता है, लेकिन वेदों में ये पहले से मौजूद है, जहां हर कण में ब्रह्म की उपस्थिति मानी गई है। इस दृष्टि से देखें तो जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं को अनुभव करने के लिए जीवन और चेतना के रूप में प्रकट होता है। आप केवल ब्रह्मांड में रहने वाले प्राणी नहीं हैं, आप ब्रह्मांड का आत्म अनुभव है। यही कारण है कि आत्मज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा गया। पार्ट 8, प्रलय, ब्लैक होल और शून्यता, द अल्टीमेट डिसोल्यूशन। अब तक की यात्रा में हमने सृष्टि की उत्पत्ति, उसके विस्तार और चेतना की भूमिका को समझा। अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां हर प्रश्न शांत हो जाता है, प्रलय। वेदों के अनुसार प्रलय विनाश नहीं, बल्कि पूर्ण लय, डिसोल्यूशन इनटू द सोर्स है। जब सृष्टि अपनी यात्रा पूरी करती है, तब वो उसी चेतन स्रोत में विलीन हो जाती है जहां से वो प्रकट हुई थी। ये अंत नहीं, बल्कि एक विश्राम है, एक गहन मौन। वेद 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन करते हैं: नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। इसका अर्थ यह है कि लय केवल ब्रह्मांडीय स्तर पर नहीं, बल्कि हर क्षण घट रही है।
हर विचार का जन्म और लय, हर श्वास का आना जाना, ये सभी सूक्ष्म प्रलय हैं। ऋषि जानते थे कि लय कोई भयावह घटना नहीं, बल्कि अस्तित्व का स्वभाव है। अब इसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हैं। आज की कॉस्मोलॉजी में ब्लैक होल सबसे रहस्यमय संरचनाओं में से एक है। ब्लैक होल ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल के भीतर समय और स्थान की हमारी समझ टूट जाती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां फिजिक्स के नियम अपने परिचित रूप में काम नहीं करते। ये स्थिति वेदों के महाप्रलय से अत्यंत मिलती जुलती है। वेद कहते हैं प्रलय के समय नाम, रूप, समय और कारण सब लय हो जाते हैं, केवल शून्य बचता है। लेकिन ये शून्य खाली नहीं है, ये संभावनाओं से भरा हुआ है। इसे कहा गया है पूर्ण शून्य। आधुनिक विज्ञान भी अब शून्य को खाली नहीं मानता। क्वांटम फिजिक्स में वैक्यूम एनर्जी की अवधारणा बताती है कि सबसे खाली स्थान में भी ऊर्जा के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। पार्टिकल्स पल भर के लिए प्रकट होते हैं और फिर लय हो जाते हैं, यानी शून्य भी जीवंत है। ये खोज वेदों के कथन की पुष्टि करती है, शून्य ही सृजन का गर्भ है। अब डार्क एनर्जी की बात करें। वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड का लगभग 68% भाग डार्क एनर्जी से बना है, एक ऐसी रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड को फैलने पर मजबूर कर रही है। हम नहीं जानते कि ये क्या है, लेकिन ये हर जगह मौजूद है। वेद इसे अव्यक्त कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबको संचालित करता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल केवल विनाशक नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन गेटवेज हो सकते हैं। हो सकता है कि ब्लैक होल के भीतर पदार्थ किसी अन्य आयाम या नए ब्रह्मांड में परिवर्तित हो जाता हो। यह विचार व्हाइट होल्स और बेबी यूनिवर्सेस जैसी थ्योरीज से जुड़ा है। वेदों में भी कहा गया है कि प्रलय के बाद नई सृष्टि होती है। लय के बिना सृजन संभव नहीं। मानव चेतना के स्तर पर भी प्रलय घटित होती है। गहरी समाधि में साधक अपने नाम, शरीर और समय बोध को खो देता है। ये एक आंतरिक प्रलय है। लेकिन इस लय के बाद साधक पहले से अधिक जागृत होकर लौटता है। इसलिए वेद कहते हैं, जो शून्य से डरता है वो सत्य से डरता है। वास्तव में मृत्यु भी एक प्रकार का प्रलय है, लेकिन केवल शरीर का, चेतना का नहीं। यही कारण है कि वेद मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन कहते हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही प्रलय के बाद सृष्टि आती है। ये ब्रह्मांड की अनंत लय है। हमारी ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। 9 भागों में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसकी श्वास, समय, लोक, चेतना और प्रलय तक का रहस्य खोजा। अब सवाल ये है, वेद और विज्ञान का रिश्ता क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि वेद और विज्ञान विरोधी हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये विरोध नहीं, बल्कि पूरकता है। वेद बाहर की खोज से सत्य को नहीं, बल्कि भीतर की अनुभूति से सत्य को समझते हैं। विज्ञान यंत्रों, गणित और परीक्षण के माध्यम से सत्य को देखता है। जब ये 2 दृष्टिकोण मिलते हैं, तब सच्चाई का पूरा चित्र सामने आता है। पहले हमने देखा कि वैदिक ऋषि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को केवल सृष्टि के रूप में नहीं, बल्कि चेतन स्रोत के प्रकट होने के रूप में समझते थे। आधुनिक विज्ञान ने बिग बैंग के जरिए इसे व्याख्यायित किया। हिरण्यगर्भ और सिंगुलैरिटी का अद्भुत मेल यही बताता है कि ज्ञान का मार्ग चाहे प्राचीन हो या आधुनिक, वो हमेशा सत्य की ओर जाता है। फिर समय पर दृष्टि डाली गई। वेदों में समय चक्रीय है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग। आधुनिक विज्ञान ने रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन के जरिए दिखाया कि समय एब्सोल्यूट नहीं है। यहां भी 2 दृष्टियां एक दूसरे को समर्थन देती हैं। समय केवल घड़ी की सुई नहीं, बल्कि चेतना और गति के साथ बदलता रहने वाली शक्ति है। लोक और आयामों के संदर्भ में भी यही होता है। वेद 14 लोकों और बहुस्तरीय चेतना की बात करते हैं। विज्ञान अब मल्टीवर्स और 10-11 डायमेंशंस की अवधारणा लेकर आ चुका है। ये दिखाता है कि अस्तित्व केवल वो नहीं जो हमारी आंखें देख पाती हैं, बल्कि वो भी जो हमारे परसेप्शन से परे है। वेद इसे अनुभव से बताते हैं और विज्ञान इसे गणितीय मॉडल से। चेतना, मॉडर्न साइंस का सबसे बड़ा प्रश्न वेदों में पहले से स्पष्ट है। वे कहते हैं कि चेतना ब्रह्मांड की आधारशिला है।
क्वांटम फिजिक्स, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वर इफेक्ट इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अर्थात ब्रह्मांड केवल भौतिक नहीं है, बल्कि चेतन है और हम उसका हिस्सा हैं। प्रलय और शून्यता में भी विज्ञान और वेद मिलते हैं। ब्लैक होल, वैक्यूम एनर्जी, डार्क एनर्जी और कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन सभी आधुनिक अवधारणाएं वेदों के शून्य और प्रलय के सिद्धांत से मेल खाती हैं। केवल भाषा और दृष्टिकोण अलग हैं, एक प्रतीकात्मक, दूसरा गणितीय। इस पूरे ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि वेद और विज्ञान विरोध नहीं, बल्कि पूरक हैं। विज्ञान हमें उपकरण और समझ देता है और वेद हमें चेतना और अनुभव। भविष्य का विज्ञान वही होगा जो इन दोनों का सेतु बने। जब हम बाहरी ब्रह्मांड और आंतरिक चेतना को एक साथ समझेंगे, तब हम केवल ब्रह्मांड को नहीं, स्वयं को भी जान पाएंगे। गुप्त रहस्य मंदिर का ये संदेश यही है कि सत्य को समझने के लिए आपको किसी एक दृष्टि पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। आधुनिक खोज और प्राचीन अनुभव दोनों मिलकर आपके भीतर की वास्तविकता और ब्रह्मांडीय सत्य का दरवाजा खोलते हैं। आज जब आप ये समझते हैं कि ब्रह्मांड, समय, चेतना और प्रलय सब एक गहन लय और चेतना से जुड़े हैं, तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। जीवन, मृत्यु, सुख दुख, स्वर्ग नरक सब केवल चेतना की अवस्थाएं हैं। आप केवल ब्रह्मांड के पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि इसके सक्रिय सहभागी हैं।